नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीच हिंदी लर्नर्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट तीसरा लेके आया हूं, जिसमें जो भी मैं क्वेश्चंस रखा हूं सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो उसको ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स बना लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट का जो आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन सामने आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस क्वेश्चन से मैं क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िए उसको। क्या लिखा है कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। क्या इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता एंड अपघटक। तो जो किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा? आपका प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होगा आपका? प्राथमिक उपभोक्ता। इसको नोट कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है क्या? आपका प्राथमिक उपभोक्ता इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें आपसे क्या कर रखा है कि देखिएगा, उत्पादक। देखिए आपके सामने यहाँ रखा है उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है और अपघटक क्या होते हैं। चलिए बताते हैं आपको उत्पादक क्या होता है। उत्पादक उत्पादक हमेशा पेड़ पौधे होते हैं। उत्पादक जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं? आपके पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है। उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता क्या होता है? शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। क्या कहलाता है? आपका उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता क्या करता है? शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। जो अपघटक क्या होता है? अपघटक सड़े गले पदार्थों का, सड़े गले जो भी पदार्थ होते हैं उनका सेवन करता है भोजन के रूप में। अपघटक के अंतर्गत आपके जीवाणु तथा कवक इत्यादि क्या होते हैं? आपके अपघटक का कार्य करते हैं। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो शाकाहारी जंतु, देखिए यहाँ पढ़िएगा, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या उपभोक्ता कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो प्रथम चरण के उपभोक्ता होते हैं, उससे पहले आप ध्यान दीजिएगा उत्पादक क्या होता है। उत्पादक, जैसे एक वर्ड आता है ना आपका उत्पादक, अभी आप देखें, फिर से आपको बता देते हैं उत्पादक क्या होते हैं। खाद्य श्रृंखला में प्रकाश की उपस्थिति में जो अपना भोजन खुद बनाते हैं या स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक के अंतर्गत आपके क्या आते हैं? उत्पादक के अंतर्गत आपके पेड़ पौधे जो होते हैं क्या होते हैं? उत्पादक का कार्य करते हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि क्या उत्पादक क्या होता है। उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। ठीक है, तो आपको चलिए ऐसा पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन का पोस्टमार्टम करते हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन दे रखा है प्राथमिक चरण उपभोक्ता। क्या दे रखा है आपका? यहाँ देखिएगा, प्राथमिक चरण उपभोक्ता दे रखा है। प्राथमिक चरण उपभोक्ता के अंतर्गत जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए क्या होता है? वे जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन दे रखा है द्वितीय चरण का उपभोक्ता। क्या है आपका? द्वितीय चरण उपभोक्ता। द्वितीय चरण उपभोक्ता क्या होते हैं? द्वितीय चरण उपभोक्ता वो होते हैं जो कि प्राथमिक चरण उपभोक्ता पर डिपेंड करते हैं भोजन के लिए। वो क्या कहलाते हैं? आपको द्वितीय चरण उपभोक्ता कहलाते हैं। द्वितीय चरण उपभोक्ता के अंतर्गत आपका आता है टिड्डा, गाय, बकरी, खरगोश इत्यादि क्या होते हैं? आपके द्वितीय चरण के उपभोक्ता होते हैं। तृतीय चरण का उपभोक्ता क्या होता है भैया? तृतीय चरण का उपभोक्ता आपका, जैसे आपका तृतीय चरण, जो द्वितीय चरण उपभोक्ता पे भोजन के लिए डिपेंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके तृतीय चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे आपके प्रथम चरण उपभोक्ता हो गया, प्रथम चरण उपभोक्ता में आपका इसे आ गया टिड्डा आ गया, द्वितीय चरण उपभोक्ता में आपका मेढक आ गया, तृतीय चरण उपभोक्ता में आपके सांप आ जाएंगे। ठीक है, उपभोक्ता। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं उसे क्या कहलाते हैं? वो प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। छाप लीजिएगा, ये क्वेश्चन पक्का क्वेश्चन में पेपर में आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका
क्या नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले आपसे कुछ और चर्चा हो जाए। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप सामने कुछ इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट भी रखे हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। ठीक है, तो यहाँ मेरा मतलब ये बताने का नहीं है, मेरा सेंस है इस प्रैक्टिस सेट को बनाने का कि किसी भी तरीके से हम पेपर को हल कर सके, मतलब कोई भी क्वेश्चन हमसे पेपर में छूटने ना पाए। इस दृष्टि को देखते हुए प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या कर रहा है आपकी भारत की सबसे बड़ी झील। देखिए पहला ऑप्शन क्या, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है आपकी, चिल्का झील। कौन सी है, चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी जो झील है चिल्का झील है। कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, आपकी उड़ीसा में पाई जाती है। कौन सी, देखिए चलिए यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है, आपकी चिल्का झील है। कौन सी झील है, चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पाई जाती है, आपकी ये उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में आपका चिल्का झील पाई जाती है जो भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। चलिए विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, सुपीरियर झील। कौन सी है, सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है आपकी कौन सी है, वुलर झील है। वुलर, कौन सी झील है, वुलर झील है, जो कहाँ पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्या पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, ये पहला क्वेश्चन है आपसे क्या कर रहा है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील, जो कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, आपका सुपीरियर झील है, जो कि कहाँ पाई जाती है, कनाडा और तथा अमेरिका की सीमा पे पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है आपकी कौन सी है, वुलर झील है, जो कि कहाँ पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे, क्या कर रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी कौन सी, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की, विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, कैस्पियर झील। कौन सी है आपकी, कैस्पियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सांभर झील। कौन सी है, सांभर झील जो है भारत में वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि कहाँ पाई जाती है, आपके राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थल क्या है। इसमें से आपका क्या दिया है ऑप्शन, तो देखिएगा कि इसमें दिया गया है पिंडारी ग्लेशियर, संतोपंत ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ नीचे दे रखा है, वहाँ चलेंगे थोड़ा से, यहाँ देख लेंगे कि क्या गया है, चौरा बड़ी झील। कौन सी झील है यहाँ पे, चौरा बड़ी झील है। तो जो आपका इसमें से आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, यहाँ से जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो क्या है आपका, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल क्या है आपका, भागीरथी ग्लेशियर। भागीरथी ग्लेशियर जो है आपका क्या है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है, जिसे क्या कहते हैं, भागीरथी बोलते हैं। भागीरथी जो आपका ये भागीरथी नदी है, इसी पे आपका अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि टिहरी बांध जो है, टिहरी बांध है किस नदी पे बनाया गया है। क्वेश्चन पूछता है अक्सर एग्जाम में कि टिहरी बांध जो है आपका किस नदी पे बनाया गया है। ठीक है,
फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या रखा है यहाँ पे, भागीरथी नदी, जो भागीरथी नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ पे है। तो आपके ऑप्शन में क्या दिया है, पिंडारी ग्लेशियर दिया है, संतोपंत ग्लेशियर दिया है, गंगोत्री ग्लेशियर दे रखा है। तो जो आपका भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है वो क्या है आपका, गंगोत्री। क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर जो है आपके भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। ये गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है, गंगोत्री, अगर आपसे पूछता है कि गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है, तो ये गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, कहाँ पे है, उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। जो यही आपका भागीरथी नदी है, ये देवप्रयाग में जब आके मिलती है तो वहाँ पे आपके गंगा नदी का निर्माण होता है। और इसी भागीरथी नदी पे जो है आपका टिहरी बांध का निर्माण भी किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या देख रखा है कि लल्लन टॉप बातें, कुछ आपके सामने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रखे गए हैं, तो थोड़ा उसको ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या रखा गया लल्लन टॉप पॉइंट में कि भारत की सबसे लंबी नदी, देखिए क्वेश्चन अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि एग्जाम से में कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है, आपकी गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर है। ठीक है, 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई भारत की सबसे लंबी नदी की। बिहार की शोक, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी, जो आपकी कोसी नदी है उसको क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं, उड़ीसा का शोक जो है आपकी महानदी जो है, महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। किसको कहते हैं, महानदी जो है उसको क्या कहते हैं, उड़ीसा का शोक कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, भारत की सबसे पवित्र नदी आपकी गंगा नदी है। ठीक है, माजुली द्वीप, देखिए माजुली द्वीप जो है किस नदी पे है, माजुली द्वीप जो है वो किस नदी पे है, वो ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी पर जो आपका माजुली द्वीप है वो किस पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो ठीक है, एक बार और इसको देख लीजिएगा। उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, उड़ीसा का शोक जो है आपके महानदी को कहा जाता है, उड़ीसा का शोक कहते हैं। भारत की पवित्र नदी कौन सी है, गंगा नदी है। माजुली द्वीप जो है आपका किस नदी पे बना है, माजुली द्वीप जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है। और गंगा यमुना का संगम क्या कहलाता है, गंगा यमुना का संगम जो है आपका प्रयागराज में होता है। कहाँ पे होता है, प्रयागराज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्या इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सदाबहार पेड़ कौन सा नहीं है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, सदाबहार पेड़ कौन सा नहीं है, नीम, इमली, बबूल, शहतूत। तो सदाबहार पेड़ होते क्या हैं, पहले इसको जान लेते हैं। सदाबहार पेड़ क्या होते हैं, सदाबहार पेड़ ऐसे वृक्ष होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे वृक्ष होते हैं जिसमें हर मौसम में पत्ते होते हैं। क्या होते हैं, हर मौसम में पत्ते होते हैं। सदाबहार पेड़ ऐसे वृक्ष होते हैं इसमें हर मौसम में क्या होते हैं, पत्ते लगे होते हैं। जबकि आपके नीम, इमली, बबूल ऐसे वृक्ष हैं जो कि आपके सदाबहार पेड़ के अंतर्गत आते हैं। और आपका ये ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है, शहतूत क्या है, सदाबहार वृक्ष नहीं है। ठीक है, सदाबहार जो है वो नहीं है। अब भाई इसको क्यों कहते हैं कि शहतूत जो है सदाबहार वृक्ष है, क्यों नहीं है, क्योंकि शरद ऋतु में अपने पत्ते खो देता है। शरद ऋतु आते ही शहतूत के सारे पत्ते गिर जाते हैं, उसमें एक भी पत्ता नहीं बचता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके सामने यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, भारत और पाकिस्तान, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन सीमा कहते हैं, मैग्नीनेट सीमा कहते हैं, रेड क्लिफ सीमा कहते हैं, सर क्लिफ सीमा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान, ध्यान दीजिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ। अब आपके मन में आ रहा है ये मैकमोहन जो रेखा है वो क्या होती है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है आपकी? मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ सीमा कहते हैं। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर है, आपका राइट आंसर नंबर 3 है। इसमें आपका रेड क्लिफ रेखा इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आप सामने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी रखे हैं, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? पहला कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, क्या क्वेश्चन है आपका? सबसे ज़्यादा साक्षर व्यक्ति कहाँ पे हैं? जो आपका एक केरल राज्य है, केरल राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किस में है? केरल में है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? वो आपका बिहार राज्य है। बिहार राज्य में सबसे कम साक्षर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? आपको केरल राज्य जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य क्या है? आपका केरल राज्य है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे कम, देखिए यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य क्या है? क्वेश्चन में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? आपके हरियाणा राज्य का। कौन सा राज्य है आपका? हरियाणा राज्य जो है आपका सबसे कम, देखिए सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? आपका हरियाणा राज्य है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा। चलिए दोस्तों, आप सब सामने फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या कर रहा है कि इस क्वेश्चन में आपसे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य क्या है? बिहार है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य क्या है? आपका केरल राज्य क्या है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य क्या है? आपका केरल राज्य है, ठीक है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य क्या है? आपका हरियाणा राज्य जो है आपका सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य क्या है? आपका हरियाणा राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपसे क्या पूछा है? कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का कारण है? देखिए यहाँ पे SO2, H2O, HCl या N2, ठीक है। इसमें से जो आपका वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का जो कारण है क्या है? आपका सबसे बड़ा कारण है सल्फर डाइऑक्साइड, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है। इसको क्या कहते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है आपका? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो अम्लीय वर्षा का कारक होता है वो क्या होता है? आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड भाई अब कहाँ से निकलता है? आप सल्फर डाइऑक्साइड उद्योग तथा वाहनों से निकलता है। कहाँ से होता है? उद्योग, जो भी आपके उद्योग धंधे लगाए जाते हैं या जो भी आप वाहन यूज करते हैं उससे क्या निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, जो कि वर्षा के जल में या वर्षा के बूंदों में घुल जाता है तथा उसको क्या कर देता है? अम्लीय कर देता है। जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है इसी के कारण क्या होता है? आपका अम्लीय वर्षा होती है। और इसी का जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है इसी के कारण अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा के कारण ही आपका जो ताजमहल है आज उसका कलर किस कलर का हो गया है? हल्का पीले कलर का हो गया है। ताजमहल क्या हो गया है? आपका पीले कलर का हो गया। किसका कारण होता है? अम्लीय वर्षा के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? यहाँ पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे है गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है?
राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो जो आपका गिर राष्ट्रीय पार्क है कहाँ पे स्थित है, वो आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। गुजरात के कठियावाड़, कहाँ पे स्थित है, कठियावाड़, कठियावाड़ जिला है जहाँ पे आपका क्या स्थित है, गिर राष्ट्रीय पार्क स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है, 1965 ईस्वी में स्थापित किया जाता है। और बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए क्यों भाई स्थापित किया गया था गिर राष्ट्रीय पार्क, बब्बर शेर होते हैं ना, बब्बर शेरों की संरक्षण के लिए, किसके लिए, बब्बर शेरों की संरक्षण के लिए क्या स्थापना किया गया था, किस चीज़ का, गिर राष्ट्रीय पार्क का। कब किया गया था, 1965 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ चलिए, आगे क्या पूछा है आपसे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या दे रखा है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण जो है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का कारण है। यहाँ पे ऑप्शन देखा, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रोजन। यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है ये आपका, इसका क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दे रखा है कि क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है आपके, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। जो आपका गिर राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पे स्थित है, आपके गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य के कठियावाड़ जिले, किस जिले में, कठियावाड़ जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना कब होती है, 1965 में होती है। कि गिर राष्ट्रीय पार्क की स्थापना बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए होता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको कुछ घाटी, इंपॉर्टेंस घाटी के बारे में दिया गया है, इसको अभी आप नोट कर लीजिएगा। क्या करा है, इसमें से प्रमुख घाटी, दून घाटी कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। मरखा घाटी कहाँ पे स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। और यहाँ पे दे रखा फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है, आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। पार्वती घाटी कहाँ पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1972 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था, 1972 ईस्वी में। किस लिए किया गया था, टाइगर संरक्षण के लिए किया गया था। किसकी स्थापना, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, टाइगर्स की सुरक्षा के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ भारत में टाइगर रिजर्व्स की सूची दी गई है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूची दी गई है। ठीक है, क्या दिया गया है यहाँ पे, बांदीपुर, जो आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक राज्य में, कान्हा स्थित है प्रदेश में। सत्यमंगल कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है, आपके राजस्थान राज्य में क्या स्थित है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले यहाँ पे 2-3 टाइगर रिजर्व्स और रह गए हैं, उनको भी आप जान लीजिए कि ये कहाँ, जैसे सिंपली पाल टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे स्थित है, आपके उड़ीसा राज्य में स्थित। दुधवा नेशनल पार्क जो है आपका टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में। और पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, यहाँ पे पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है 5 जून, 4 फरवरी, 22 मार्च, 15 मार्च को। तो जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। स्टार्ट कब होता है, 5 जून 1972 में स्टार्ट होता है। ठीक है, पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, पहली बार पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 में मनाया गया था। कब मनाया गया था, 5 जून 1974 में मनाया गया था।
ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट दिवस के नाम दिए गए हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या है विश्व जल दिवस? क्या है पहला, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस जो है आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है वो कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है आपका 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था? फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था आपका? 21 जून 2015 को। कब मनाया गया था? 2015 को। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है या किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि 16 सितंबर दिया है, 30 मार्च, 22 अप्रैल, 7 दिसंबर। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा? आपका 16 सितंबर। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण क्या है? यहाँ पे भाई टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ओजोन संरक्षण दिवस? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इसमें यहाँ आप देख रहे होंगे कि कुछ इम्पॉर्टेंस ओजोन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है आपके बारे में, वो आप ओजोन के बारे में यहाँ देख रहे होंगे क्या दिया गया? ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई। ओजोन परत जो होता है उसकी सर्वाधिक मोटाई कहाँ पे होती है? सर्वाधिक मोटाई कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है। कहाँ पे कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक मोटाई होती है, ग्रीष्म ऋतु। और कहाँ पे होती है? आपका श्रीनगर। श्रीनगर जो है आपका, वहाँ पे क्या होता है कि ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई ग्रीष्म ऋतु में होती है। और कहाँ पे होती है? श्रीनगर में होता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? ओजोन क्षरण जो होता है उसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? CFC होती है। कौन सी होती है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ओजोन क्षरण संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? यहाँ पर देखिएगा, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? आपका यही जो ओजोन परत होता है यही क्या करता है कि हानिकारक किरणें जो आती हैं उनको क्या करता है? रोकता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ताजमहल के पीले होने का कारण क्या हो? भाई क्वेश्चन यहाँ पे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है कि ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है? सल्फ़र डाइऑक्साइड। क्या है आपका? सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ताजमहल के पीले होने का कारण है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप सबको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।